ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारा प्रिवेंटिव मेडिसिन इन ऑब्स्टेट्रिक पीडियाट्रिक्स एंड जेरियाट्रिक्स वाले चैप्टर का अगला टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? क्या ये दोनों एक ही चीज़ हैं या अलग अलग है? सबसे पहला सवाल होता है वाइवा का। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? भाई बच्चा कितना बड़ा हो गया है, बोलते हैं ना बच्चे की ग्रोथ अच्छी है। तो ग्रोथ का मतलब होता है फिजिकल साइज इंक्रीज होना बॉडी का। फिजिकल साइज इंक्रीज होना बॉडी का, दैट इज ग्रोथ। कि भैया हाइट अच्छी बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, दैट इज ग्रोथ। कि भैया ग्रोथ अच्छी हो रही है, भाई क्या अच्छा लंबा हो गया, पप्पा पे गया है, ग्रोथ अच्छी हो रही है। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब होता है स्किल्स और फंक्शंस आना। वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स वगैरह सीखे होंगे ना। अरे इतने महीनों में बच्चा चलने लगा आपका, अरे वाह ये तो बात करने लगा, डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। यहाँ पे ग्रोथ नहीं बोली, यहाँ डेवलपमेंट बोला। ग्रोथ कहाँ बोली? हाइट हेल्थ वगैरह बढ़ रही है, दैट इज ग्रोथ। डेवलपमेंट मतलब नई नई स्किल्स सीख रहा है, चलना सीखने लगा, चलने लगा, पहले चीज़ें पकड़ के बैठने लगा, फिर चीज़ें पकड़ के खड़े होने लगा, फिर बिना चीज़ों के सपोर्ट के चलने लगा, सीढ़ी चढ़ने लगा, बात करने लगा। ये सारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में आते हैं। तो स्किल्स और फंक्शंस के इंक्रीज होने को डेवलपमेंट कहते हैं, और फिजिकल साइज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स का उनका इंक्रीज होने को ग्रोथ कहते हैं। समझ गए? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दो अलग अलग चीजें होती हैं। अब ग्रोथ कैसे होती है? सर से लेके पांव तक की बात करें, ये आपका सर है, ये आपका धड़ है, ये दो पांव हो गए, ये हाथ हो गए, तो सिफेलोकॉडल होती है ग्रोथ। ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही सिफेलोकॉडल होते हैं। सिफेलोकॉडल यानी कि भैया सर से शुरू होता है डेवलपमेंट और पांव तक या टो तक जाता है, तो ऊपर से नीचे। ठीक है, ऐसी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो अचीव होते हैं ना, वो भी ऐसे ही होते हैं सिफेलोकॉडल, यानी कि हेड टू टो की तरफ। पहले हेड के आसपास की चीज़ों का डेवलपमेंट शुरू होता है, फिर धीरे 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 टो के रिफ्लेक्सेस वगैरह आना, तो डेवलपमेंट। ग्रोथ ग्रोथ पहले सर की होगी, फिर धड़ की होगी, फिर पाँव की होगी, तो इस तरह से ग्रोथ भी सिफेलोकॉडल होती है। मगर एक डिफरेंस भी है इसमें, कि जो ग्रोथ होती है वो डिस्टिल टू प्रॉक्सिमल होती है। डिस्टिल का मतलब क्या होता है? बाद में। फॉर एग्जांपल ये आपका हाथ है, ये आप हो, ये आपका धड़ है, ये आपका हाथ है, फिर ये आपके फोर आर्म्स आए, फिर ये आपकी उंगलियां आई। ठीक है, तो जो ग्रोथ होती है उसकी ग्रोथ डिस्टिल टू प्रॉक्सिमल होती है, यानी कि पहले हैंड की ग्रोथ खत्म होगी, फिर फोर आर्म की ग्रोथ खत्म होगी, और उसके बाद फिर आर्म की ग्रोथ आएगी। यानी कि ये डिस्टल एंड, दूर का एंड डिस्टल, पास का एंड प्रॉक्सिमल, तो डिस्टल से प्रॉक्सिमल की तरफ ग्रोथ होती है। जबकि अगर आप डेवलपमेंट की बात करो तो फिर यही आप हो गए, आपका धड़ हो गया, ये आपका आर्म हो गया, ये आपका फोर आर्म हो गया, ये आपका पंजा हो गया, और ये आपकी उंगलियां हो गई। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? वो प्रॉक्सिमल टू डिस्टल होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर अपन ग्रिप्स की बात करें, तो ये जो पाल्मा ग्रिप होती है, पूरे के पूरे हाथ से जब बच्चा पकड़ता है चीज़ों को, वो पहले आती है। फिर पिंसा ग्रिप। पिंसा ग्रिप क्या होता है? जब उंगलियों से, इंडेक्स फिंगर और अंगूठे से जब पकड़ता है, दैट इज पिंसा ग्रिप। पिंसा ग्रिप बाद में आती है। तो पहले क्या आएगा? पाम आएगा, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, पिंसा ग्रिप यानी कि उंगलियां आएंगी। ये हम देखेंगे पामा ग्रिप और पिंसा ग्रिप नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा हमारा डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में, उसमें। तो समझ में आया ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे एक दूसरे से अलग है। ग्रोथ में फिजिकल साइज इंक्रीज होता है बॉडी का, डेवलपमेंट में फंक्शंस और स्किल्स इंक्रीज होते हैं बच्चे के। ठीक है, सिफेलोकॉडल दोनों ही होते हैं, यानी कि हेड टू टो दोनों ही है, लेकिन ग्रोथ जो है वो डिस्टल टू प्रॉक्सिमल होती है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो प्रॉक्सिमल टू डिस्टल एंड की तरफ जाता है। समझ गए? अब आता है आपका कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिटरमाइन करती हैं कि भाई बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी होगी कि बुरी होगी।
बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल जेनेटिक इनहेरिटेंस, अरे वाह बेटा तेरी हाइट तो पप्पा पे गई है, इनहेरिटेंस होती है। जैसे कि हाइट हो गया कि भाई पप्पा पे गया है इसकी हाइट, तो हाइट अच्छी है पप्पा मम्मी की, तो बच्चे की भी हाइट उम्मीद करते हैं कि अच्छी जाएगी। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। भाई ग्रोथ रिटार्डेशन हमको ज़्यादातर बच्चों में देखने मिलता है जिनमें माल न्यूट्रिशन की शिकायत होती है। तो बच्चा माल नरिश्ड होगा तो वो उसका ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, तो माल न्यूट्रिशन रिजल्ट्स इन ग्रोथ रिटार्डेशन। उसके बाद एज, अलग अलग एज ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है बच्चे की। सबसे ज़्यादा, जो आपसे वाइवा में पूछे सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट कब होता है, तो फीटल लाइफ में। फीटल लाइफ में आपने देखा है कि भैया 9 महीने के अंदर कितनी जल्दी एक छोटू से लेके पूरा का पूरा फुल साइज बेबी हो जाता है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट आपको फीटल लाइफ में मिलेगी। उसके बाद आपको फर्स्ट ईयर में अच्छी खासी ग्रोथ रेट देखने को मिलता है, और सबसे आखिरी में जब ग्रोथ स्पर्ज आता है दैट इज़ प्यूबर्टी में, एकदम से ग्रोथ स्पर्ज आता है, एकदम से हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, तो प्यूबर्टी में। तो 3 पॉइंट आपको एज में याद रखने हैं ग्रोथ रेट के लिए, फीटल लाइफ में सबसे ज़्यादा, फर्स्ट ईयर और प्यूबर्टी। सेक्स, सेक्स पे भी डिपेंड करता है मेल है कि फीमेल है कि भाई कितना उनमें ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा। पर आपको याद ये रखना है कि एकदम से सडन इंक्रीज इन हाइट एंड वेट देखने को मिलता है बच्चों में कब, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। जैसे ही प्यूबर्टी आती है वैसे ही एकदम से हाइट बढ़ती है, लड़का हो चाहे लड़की हो। बस फ़र्क क्या है, सेक्स डिफरेंस है क्या, मेल्स फीमेल्स में प्यूबर्टी 10 से 11 साल के आसपास आती है, जबकि मेल्स में थोड़ा बाद दैट इज़ 12 से 13 साल की उम्र में आती है। ठीक, उसके अलावा आसपास का जो वातावरण होता है दैट इज़ फिजिकल सराउंडिंग्स, उस पर भी निर्भर करता है कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा होगा कि नहीं। भाई हाउसिंग प्रॉपर है, प्रॉपर लाइट्स हैं, प्रॉपर स्पेस है, प्रॉपर वेंटिलेशन है, प्रॉपर प्राइवेसी मिल रही है, तो अच्छा खासा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने मिलेगा। वेंटिलेशन वगैरह बढ़िया है, अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने मिलेगा। यही चीज़ अगर बुरी कर दो तो आपको ग्रोथ में रिटार्डेशन देखा गया है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। भाई अगर बच्चे को प्यार से रखोगे, खूब सारा ख्याल रखोगे, माँ बाप और बच्चे के बीच में रिलेशनशिप अच्छा है, तो आप देखोगे कि बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। वहीं इन सारी चीज़ों में अगर कमी आने लगती है तो आप देखोगे कि माइलस्टोन्स नहीं अचीव होते हैं, ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्फेक्शंस तो इंपॉर्टेंट हैं ही। अब इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकता है, आफ्टर बर्थ भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के समय जैसे कि रूबेला, सिफिलिस, ये सारे इन्फेक्शंस की वजह से भी बच्चे में ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलता है। पैदा होने के बाद की बात करें तो डायरिया, मीजल्स, राउंडवर्म्स इन्फेस्टेशन, इनमें भी आपको ग्रोथ रिटार्डेशन बच्चे का देखने को मिलता है। उसके बाद सबसे आखिरी चीज़ इकोनॉमिक फैक्टर्स। भाई ऐसा ज़्यादातर देखा गया है कि जो वेल टू डू फैमिली वाले बच्चे होते हैं, जो थोड़े रईस खानदान के या थोड़ा ठीक ठाक कमाने वाली फैमिली के होते हैं, उनकी हाइट और वेट बेटर जाता है एज़ कम्पेयर टू थोड़ा कम वालों में जो गरीब होते हैं। क्योंकि देखो उतने अच्छे से खिला पिला नहीं पाएंगे तो ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि वेल टू डू फैमिली वाले ही हाइट एंड वेट अच्छा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो साला ये देखने वेल टू डू फैमिली वालों में ओवर वेट की तरफ चले जाते हैं कि कुछ ज़्यादा ही वेट बढ़ गया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वेल टू डू फैमिली वाले ही नहीं, नॉर्मल फैमिली और गरीब परिवार वालों की भी अच्छी हाइट जाती है। ठीक है, मगर ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि इकोनॉमिक में वेल टू डू फैमिली वालों की वेट एंड हाइट ज़्यादा जाता है। ठीक, तो वो तो हो गए डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद कुछ मेथड्स होती हैं जिनसे आप एसेस कर सकते हो कि भैया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग मीन वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, मीन्स ऑफ परसेंटाइल्स पे डिपेंड करता है। उसके अलावा भी कुछ इंडाइसेस होते हैं जैसे कि वेट फॉर लेंथ हो गया या वेट फॉर हाइट हो गया। तो याद रखना, लेंथ जो होता है वो छोटे बच्चों या इन्फेंट्स वगैरह में नापी जाती है, हाइट जो होती है वो बच्चों या चिल्ड्रंस में नापी जाती है। तो छोटे बच्चों की जब आप लंबाई लोगे तो उसको लेंथ बोलना, हाइट मत बोलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम बात करें अगर रेफरेंस वैल्यूज़ की,
तो आप रेफरेंस वैल्यूज़ का इस्तेमाल कब होता है? रेफरेंस वैल्यूज़ का इस्तेमाल होता है नेशनल और इंटरनेशनल कंपैरिजंस के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए कि भैया आपके देश में कोई न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रोग्राम चल रहा है, बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम चल रहा है, उसको आपको कंपेयर करना है दूसरे देशों से या उसकी मॉनिटरिंग करनी है, तब आप रेफरेंस वैल्यूज़ का इस्तेमाल करते हो। अब ये जो रेफरेंस वैल्यूज़ और रेफरेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो हार्वर्ड एंड बॉस्टन स्टैंडर्ड से बहुत अच्छा होता था क्यों बोला? क्योंकि अब जो है हार्वर्ड एंड और बॉस्टन स्टैंडर्ड्स जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रेफरेंस वैल्यूज़ ने। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंस, इसकी रेफरेंस वैल्यूज़ का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गई कुछ स्टैटिस्टिकल असेसमेंट मेथड्स और कुछ रेफरेंस स्टैंडर्ड्स या रेफरेंस वैल्यूज़। अब आती हैं भैया कि भैया आपको अगर सर्वेलेंस करना है कि भैया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे का कैसा हो रहा है, तो उसके लिए कौन कौन से मुख्यतः इंडिकेटर्स होते हैं। तो उसके लिए आप दो चीज़ें देखती हो। ग्रोथ के लिए आप फिजिकल ग्रोथ को चेक करते हो और डेवलपमेंट के लिए आप बिहेवियरल डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को देखते हो। इसके लिए हम अलग से अगला वीडियो बनाएंगे, तो उसको क्योंकि एक अलग से बड़ा सा टॉपिक है, इस पर हम अलग से बनाएंगे। एटलीस्ट इसके नाम पता होने चाहिए कि भाई ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, लैंग्वेज और सोशल डेवलपमेंट। वापस आते हैं फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट में से सबसे पहले पे फिजिकल ग्रोथ पे। अब फिजिकल ग्रोथ देखने के लिए कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं या किन किन चीज़ों को हम देखते हैं, तो हम देखते हैं वेट फॉर एज, कि भाई उम्र के हिसाब से उसका वेट जितना होना था उतना है कि नहीं। हाइट फॉर एज या लेंथ फॉर एज, कि उम्र के हिसाब से उसकी हाइट या लेंथ जितनी जानी थी उतनी पहुंची है कि नहीं। उसके बाद वेट फॉर हाइट, कि भाई बाकी बच्चों की जो हाइट है, जो एवरेज हाइट समझते हैं, उस हाइट के हिसाब से वेट उतना पहुंचा है कि नहीं। और आखिरी में हेड सर्कम्फ्रेंस और चेस्ट सर्कम्फ्रेंस। ठीक, तो ये तो हो गए कुछ इंडिकेटर्स जिससे हम ग्रोथ की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, फिजिकल ग्रोथ की। ठीक, उसके अलावा भी कुछ होते हैं, वो हम आगे आके अभी देखेंगे, एज इंडिपेंडेंट जो होते हैं। पहले हम देखते हैं कि भाई फिजिकल ग्रोथ के लिए वेट फॉर एज जो है, कि कितना वज़न होता है बच्चे का, कितना बढ़ना चाहिए और किससे नापते हैं, और अगर कम है तो क्यों है, हो सकता है। तो वेट फॉर एज में बर्थ के समय, एट बर्थ, एक नॉर्मल वेट जो नाप कहा जाता है इंडिया में एटलीस्ट, दैट इज़ 2.7 टू 2.8, या इंडिया की बात करें तो 2.8 kg हम नॉर्मली लेके चलते हैं कि बच्चे का वज़न जब पैदा होगा तो करीब 2.8 kg के आसपास का होगा। एक अजीब सा एमसीक्यू मेरे को मिला था कि साउथ इंडिया में कितना देखा गया है, तो ज़्यादातर साउथ इंडिया में 2.5 किलो यानी कि 2.5 kg का बच्चा नॉर्मली होता है। ठीक, अब ये तो हो गया कि बच्चा करीब 2.8 kg का बच्चा पैदा होता है। कितना वेट गेन होता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो लगभग 6 महीने में उसका वज़न दुगना हो जाता है, फिर लगभग 1 साल में 3 गुना, लगभग 2 साल में 4 गुना और लगभग 3 साल में 5 गुना हो जाता है बच्चे का वज़न। समझ गए? तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि भाई करीब 0.5 ईयर्स में 2 टाइम्स, फिर 1 साल में 3, 2 साल में 4 और 3 साल में 5 गुना हो जाता है। अब एक और सवाल आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि जब आप फील्ड पे जाओगे, जैसे आप आंगनवाड़ी सेंटर जाते हो और अलग अलग सेंटर्स या फील्ड पे जाते हो, सब हेल्थ सेंटर्स जाते हो, तो वहाँ पे बच्चे का वज़न नापने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पे आप जाओगे ना तो ऐसा झूला टाइप का लटका रहता है, उसमें ऐसा थैला टाइप का लटका रहता है जिसमें बच्चे को फंसा देते हैं और उसके बाद उसका वज़न नापते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सॉल्टर स्केल। ये आपको वाइवा और याद रखना, स्पॉट्स में भी अगर आपके म्यूज़ियम में रखा है तो सॉल्टर स्केल आता है। तो सॉल्टर स्केल किस लिए इस्तेमाल होता है? बच्चे का वज़न नापने के लिए सॉल्टर स्केल का इस्तेमाल होता है। वेइंग मशीन तो सबने देखी है, ये सॉल्टर स्केल सबने नहीं देखा होता है, इसलिए इसको याद रखना। और इमेज बेस्ड क्वेश्चन में तो आ ही सकता है एमसीक्यूज़ में। उसके बाद अगर आपको लो वेट फॉर एज किसी बच्चे का देखने को मिल रहा है तो उसकी क्या क्या वजह हो सकती है। लो वेट फॉर एज मतलब कि जितना हमने सोचा था उम्र के हिसाब से उतना वज़न नहीं बढ़ा बच्चे का, तो क्या क्या वजह हो सकती हैं। तो अंडर वेट तो हो गई, ठीक है। अब इसकी वजह अंडर वेट होने की क्या हो सकती है?
एक्यूट माल न्यूट्रिशन या क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन दोनों ही हो सकता है। या तो बहुत लंबे समय से बच्चा माल नरिश्ड है या अभी अभी माल नरिश्ड हुआ है। दोनों ही केसेस में एक्यूट या क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन, दोनों ही केसेस में आपको वेट फॉर एज कम मिलता है। ये एक्यूट और क्रॉनिक में कि एक्यूट की क्रॉनिक में ये हम आगे जाके याद भी करेंगे कैसे। अभी याद करने के लिए कि भैया वेट फॉर एज अगर कम मिलता है तो दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं, एक्यूट माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है और क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है। ठीक, तो ये तो हो गया आपका वेट फॉर एज। अब इसके आगे चलते हैं हाइट फॉर एज। ये इनफैक्ट जो बच्चों में हम कहते हैं दैट इज लेंथ फॉर एज। ठीक, तो बर्थ पे एट बर्थ बच्चे की लेंथ कितनी होती है, तो करीब 50 सेंटीमीटर का बच्चा जब पैदा होता है तब होता है। ये जो लेंथ है ये दुगनी कब हो जाती है, 4 साल में दुगनी होती है। और तिगुनी कब हो जाती है, तो 4 3 12, तो 12 साल में 3 गुना हो जाती है ये लेंथ। याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बच्चे की जब बात करेंगे तो हम लेंथ बोलेंगे, छोटे बच्चे या इन्फेंट्स की। और जब बच्चे की उम्र ज़्यादा हो जाती है, बड़ा बच्चा होता है, तब हम हाइट कहते हैं। ठीक, ठीक है। तो एवरेज बर्थ पे कितनी लेंथ होती है, 50 सेंटीमीटर, दुगनी हो जाती है 4 साल में, 3 गुना हो जाती है 12 साल में। अब ये जो हाइट फॉर एज है, ये मान लो किसी बच्चे की उम्र के हिसाब से उतनी हाइट नहीं है, तब क्या, तो भैया बट ऑब्वियसली उसमें न्यूट्रिशनल स्टंटिंग या ड्वार्फिंग मिलेगी, यानी कि बच्चे की हाइट छोटी रह जाएगी। अब ये स्टंटिंग और ड्वार्फिंग जो मिलती है, ये क्या वजह हो सकती है उसकी, तो क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन हो सकता है। याद है हमने वेट फॉर एज में क्या कहा था, एक्यूट और क्रॉनिक दोनों माल न्यूट्रिशन वजह हो सकती हैं। यहाँ पे हमको क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन मिलता है, एक्यूट नहीं, सिर्फ क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन। क्यों, क्योंकि बहुत सारी उम्र हो गई लेकिन हाइट नहीं बढ़ी, यानी कि बहुत लंबे समय से बच्चा जो है वो माल नरिश्ड है। तो हाइट फॉर एज की बात करें अगर, तो क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन मिलता है हमको। कैसे याद करेंगे हाइट फॉर एज में क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन, ये हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि छोटे बच्चों की लेंथ नापते हैं, बड़े बच्चों की हाइट नापते हैं, तो काय से नापते हैं, छोटे बच्चों की लेंथ नापते हैं हम इन्फेंटोमीटर में। ये देखो, ये ऐसा दिखता है, ये देखो यहाँ पे रीडिंग्स होती हैं बच्चे के, ये सेंटीमीटर्स में आपको रीडिंग मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ आपको एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सर रखते हैं, फिर उसकी नीज को एकदम सीधा रखते हैं, एकदम सीधा लेटाते हैं बच्चे को। फिर ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये आप ऊपर नीचे कर सकते हो, तो जहाँ पे बच्चे के पंजे पे आके चिपक जाए बस, तो इतनी उसकी हाइट है। तो ऐसे आप देखते हो कि कितनी बच्चे की हाइट है इन्फेंटोमीटर में। ठीक, वहीं अगर बच्चे की लेंथ देखते हो इन्फेंटोमीटर में। अब अगर हाइट नापना है, यानी कि बच्चा बड़ा हो गया है, तब आप यूज़ करते हो स्टेडियोमीटर। ये देखो, स्टैंडिंग पोजीशन में स्टेडियोमीटर। ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में क्या यूज़ करते हैं हम, स्टेडियोमीटर। तो स्टैंडिंग स्टेडियोमीटर ये होता है ऐसा स्टेडियोमीटर। आप यहाँ पे इसको खड़ा करते हो बच्चे को, उसके बाद ये जो आपको लीवर दिख रहा है ये ऊपर नीचे होता रहता है, तो जहाँ पे उसके सर पे आके छू जाए यहाँ पे आप उसको रोक देते हो, और फिर ये हो जाती है पूरी की पूरी बच्चे की हाइट। यहाँ पे याद रखना 4 पॉइंट होते हैं, जब बच्चा एकदम सीधा खड़ा होना चाहिए, 4 पॉइंट जो है वो इस पिलर से छूने चाहिए। हेड, शोल्डर का पीछे का हिस्सा, हिप और हील्स, यानी कि जो आपकी एड़ी है वो छुई होनी चाहिए, आपके बटक्स छुए होने चाहिए, शोल्डर के पीछे का हिस्सा छुआ होना चाहिए, और हेड के पीछे का हिस्सा छुआ होना चाहिए। 4 पॉइंट अगर आपके छुए हैं मतलब कि आप सीधे हो। ये वाइवा में पूछ लिए जाते हैं कि भैया जब आप हाइट नापते हो तो कौन कौन से पॉइंट एकदम छुए होने चाहिए, तो एच फॉर हाइट है तो एच फॉर हेड हो गया, एच फॉर हिप हो गया, एच फॉर हील हो गया, ये हील्स होती है ना आपकी पीछे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो शोल्डर में भी एच आता है, तो एच फॉर शोल्डर हो गया, हेड, शोल्डर, हिप्स और हील्स। समझ गए, तो ऐसे याद कर सकते हो ये 4 पॉइंट जो छुए होने चाहिए। ठीक, अब क्योंकि हमने कहा कि भाई हाइट फॉर एज जो है वो जब कम मिलती है तो क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन में, तो याद रखना इट इज़ अ बेस्ट पैरामीटर। बेस्ट पैरामीटर होता है क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन को असेस करने के लिए। दूसरी चीज़ हम कह सकते हैं कि बेस्ट इंडिकेटर भी होता है ये, कि अगर आपको लंबे समय तक न्यूट्रिशनल असेसमेंट अगर बच्चे का करना है तो आप हाइट फॉर एज को लेते हो। समझ गए।
तो हाइट फॉर एज में एटलीस्ट इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए कि कब दुगनी होगी, कब तिगनी होगी, स्टंटिंग और ड्वार्फिंग मिलेगी और क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन मिलता है। इन्फेंटोमीटर याद रखना, ये आपको स्पॉट्स में या इमेज बेस्ड एमसीक्यूज में आ सकता है। स्टेडियोमीटर भी आपको स्पॉट्स में तो खैर इतना बड़ा नहीं रखेंगे, लेकिन इमेज बेस्ड क्वेश्चन में ये भी आ सकता है। ठीक, तो ये तो हो गया आपका सेकंड पैरामीटर जो कि फिजिकल ग्रोथ को नापने का था, दैट इज हाइट फॉर एज या कहना चाहिए लेंथ फॉर एज। उसके बाद आता है वेट फॉर हाइट भी आता है। अब वेट फॉर हाइट का मतलब होता है कि नॉर्मल हाइट के हिसाब से अगर बच्चे का वेट उतना नहीं पहुंचा है तो क्या क्या वजह हो सकती हैं। तो लो वेट फॉर हाइट जब मिलती है बच्चे की, यानी कि बच्चा में वास्टिंग या एमेसिएशन मिलेगा, यानी कि सिवियरली वास्टेड बच्चा एकदम दुबला पतला सा मिलेगा आपको, हाइट के हिसाब से उसका वजन बहुत कम होगा, दैट इज वास्टिंग। और ये कब मिलती है लो वेट फॉर हाइट? ये एक्यूट माल न्यूट्रिशन में मिलती है। याद है हमने पढ़ा था वेट फॉर एज एक्यूट माल न्यूट्रिशन, हाइट फॉर एज एक्यूट एंड क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन। वैसे ही वेट फॉर हाइट जो होता है वो एक्यूट माल न्यूट्रिशन में मिलता है, क्रॉनिक में नहीं। कैसे याद करेंगे? आ रहा है अगली स्लाइड में ही आ रहा है वो, लेकिन अभी बस एक्यूट माल न्यूट्रिशन वेट फॉर हाइट में होता है। अब जो बच्चा 70% से भी कम है जिसका वेट फॉर हाइट, उसको कहते हैं भैया सिवियरली वास्टेड बच्चा है। ठीक है, तो वेट फॉर हाइट में इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक्यूट माल न्यूट्रिशन, बहुत बार एमसीक्यू आया है। और कौन से पैरामीटर्स होते हैं बच्चे की ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ को नापने के लिए? आप हेड सर्कमफ्रेंस ले सकते हो, आप चेस्ट सर्कमफ्रेंस ले सकते हो और उससे नाप सकते हो। अब बर्थ की बात करें, जब बच्चा पैदा होता है तो हेड सर्कमफ्रेंस 34 सेंटीमीटर होती है, जबकि चेस्ट सर्कमफ्रेंस मात्र 32 सेंटीमीटर होती है। मान सकते हो आप कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सर जो होता है वो छाती के मुकाबले ज़्यादा बड़ा होता है, हेड सर्कमफ्रेंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू चेस्ट सर्कमफ्रेंस। 1 साल तक आते आते हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस दोनों लगभग बराबर हो जाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे चेस्ट सर्कमफ्रेंस बड़ा होता जाता है एज कम्पेयर टू हेड सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो समझ में आया? बर्थ में हेड सर्कमफ्रेंस चेस्ट सर्कमफ्रेंस से ज़्यादा रहेगी, 1 साल की उम्र तक हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस सेम हो जाएंगी, और 1 साल के बाद चेस्ट सर्कमफ्रेंस हेड सर्कमफ्रेंस से ज़्यादा रहेगी। समझ गए? अब एक चीज़ याद रखनी है, ये जो हम बोलते हैं ना कि हेड सर्कमफ्रेंस हमने एट बर्थ नापे जो कि 34 सेंटीमीटर होती है, ये हेड सर्कमफ्रेंस आपको विद इन 24 आवर्स नहीं लेनी है, 24 घंटे के बाद ही लेनी है। वजह क्या है? वजह है हेड की मोल्डिंग होती है ड्यूरिंग, जब आप वजाइनल डिलीवरी कराते हो, नॉर्मल डिलीवरी कराते हो, तब हेड की मोल्डिंग होती है, तो वापस शेप में आते आते उसको लगभग 24 घंटे लगते हैं। मोल्डिंग होती क्या है? ये देखो, जब ये आपकी बर्थ कैनाल है या वजाइना जिसको कह सकते हैं, यहाँ से जब बच्चे का सर गुजरता है तो उसका शेप चेंज होता है। ये देखो, ये मोल्डिंग होती है, क्योंकि ये जो सूचर्स, ये जो फॉन्टनेल्स होते हैं, इन्हें पूरी तरह से जुड़े हुए नहीं होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, और इसीलिए ये मोल्डिंग पॉसिबल होती है। और बर्थ कैनाल के शेप के हिसाब से ढलने के लिए बच्चे का सर काफ़ी सॉफ्ट होता है, बच्चे का सर, तो ऐसा मोल्ड हो जाता है उस शेप में। तो जब बच्चे की बर्थ होती है और सर बाहर आता है तो ये देखो ऐसा इलिप्टिकल होता है। क्यों? क्योंकि मोल्डिंग हुई थी तो ऐसा इलिप्टिकल होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं दिखता। ये है मिनट्स आफ्टर बर्थ। और फिर जब आप 24 घंटे दे देते हो तो वापस ये अपने शेप में आ जाता है। तो ये देखो 24 घंटे बाद आपको ये अपने शेप में दिखेगा, जबकि अगर आप डिलीवरी के जस्ट बाद देखोगे तो ये आपको मोल्डिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इसीलिए जो हेड सर्कमफ्रेंस है ये विद इन 24 आवर्स नहीं लेना चाहिए, 24 घंटे के बाद लेना चाहिए, बिकॉज विद इन 24 आवर्स हेड इज सब्जेक्टेड टू मोल्डिंग। समझ गए? तो ये भी आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है। तो ये तो हो गए हमारे कुछ पैरामीटर्स, दैट इज वेट फॉर एज, हाइट फॉर एज, वेट फॉर हाइट और हेड एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस। इसके अलावा एग्जामिनर आपसे कई बार पूछ लेता है कि एज इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स क्या होते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, उसके पहले जो हम बोल रहे थे ना कि वो वेट फॉर एज में हमने कहा कि वेट फॉर एज में एक्यूट और क्रॉनिक दोनों माल न्यूट्रिशन मिल सकते हैं। लो हाइट फॉर एज में क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन मिलता है, लो वेट फॉर हाइट में एक्यूट माल न्यूट्रिशन मिलता है। ये कैसे याद करेंगे?
कैसे याद करेंगे, तो ये देखो वेट है, वेट का आप डब्लू उठा लो, तो डब्लू के बीच में ये आपको ए बनते दिख रहा है, ये देखो ये हो गया आपका डब्लू, तो डब्लू में ही आपको ए दिखा, डब्लू में ही आपको ए दिख जाएगा। तो जहाँ भी डब्लू आए, मतलब जहाँ भी वेट आए वहाँ पे आपको क्या लिखना है, जहाँ भी वेट आएगा वहाँ पे आपको क्या लिखना है, वहाँ पे आपको लिखना है कि भैया एक्यूट माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। ठीक, तो आपके पास कौन कौन से थे, वेट फॉर एज, हाइट फॉर एज, वेट फॉर हाइट। तो यहाँ पे एज आया, यहाँ पे वेट आया है, यानी कि एक्यूट माल न्यूट्रिशन तो यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे भी यहाँ पे आपका वेट आया है कहीं पे नहीं, तो एक्यूट माल न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। वेट फॉर हाइट में वेट आया है तो एक्यूट माल न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक, अब दूसरा आता है एज। तो देखो ए जी ई, अगर आप ए जी ई देखो तो इसमें कहीं ना कहीं आपको ए में भी सी दिखेगा, दिखा आधा सी, जी में भी आपको सी दिखेगा आधा सी, ई में भी आपको सी दिखेगा, ये देखो सी। तो जहाँ भी ए जाएगा वहाँ पे आपको सी याद रखना है। जैसे जहाँ भी वेट का डब्लू आया था वहाँ आपको ए याद रखना था, ऐसे ही ए जाएगा तो आपको सी याद रखना है। ठीक, तो एज में सी, सी फॉर क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन। ठीक, तो हम फिर से देखते हैं। पहला आया वेट फॉर एज, तो वेट में डब्लू आया, डब्लू के बीच में हमने ए बनाया था यानी एक्यूट माल न्यूट्रिशन तो मिलेगा ही। एज, एज में हमने सी बनाया था तो क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन भी मिलेगा, यानी कि वेट फॉर एज जो है इसमें हमको क्या मिलेगा, इसमें हमको ए भी मिला यानी कि एक्यूट माल न्यूट्रिशन मिला, और एज के अंदर हमको ए जी सी ई सब में सी मिला, तो हमको यहाँ पे क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन भी मिलेगा। यानी वेट फॉर एज में एक्यूट और क्रॉनिक दोनों माल न्यूट्रिशन मिलेंगे। ऐसे ही हम दूसरे पे आ जाते हैं, हाइट फॉर एज। तो हाइट पे तो हमने कुछ नहीं देखा था, तो हाइट में तो कुछ नहीं, एज, तो यहाँ पे हमको क्या मिले थे, सी मिले थे एज में, तो हमको हाइट फॉर एज में क्या मिलेगा, क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन मिलेगा। बस सिर्फ क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन मिलेगा हाइट फॉर एज में, समझ गए। वैसे ही अगर हम बात करें वेट फॉर हाइट की, तो हाइट में तो हमने कुछ नहीं लिखा था, वेट में हमने क्या लिखा था, डब्लू में हमको ए मिलेगा यानी कि एक्यूट माल न्यूट्रिशन मिलेगा। तो अगर लो वेट फॉर हाइट है यानी कि उसमें एक्यूट माल न्यूट्रिशन मिलेगा। समझ गए, याद रहेगा। तो कैसे याद रखना है, वेट, अगर वेट शब्द आता है यानी कि वेट के डब्लू में ही ए है यानी कि एक्यूट माल न्यूट्रिशन, और एज आता है तो ए जी ई में इस तीनों में आपको सी दिखेगा यानी कि क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन। तो वेट फॉर एज, वेट फॉर एज में वेट आया यानी कि डब्लू के अंदर ए तो एक्यूट माल न्यूट्रिशन, एज भी आया तो एज के अंदर सी यानी कि क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन। तो वेट फॉर एज में दोनों मिलेगा, एक्यूट और क्रॉनिक। ऐसे ही हाइट फॉर एज, तो इसमें हाइट में तो कुछ नहीं बोला था, एज, तो एज के अंदर हमको सी मिलेंगे तो क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन। वैसे ही वेट फॉर एज, तो हाइट में तो हमने कुछ नहीं बोला था, वेट में हमने ए बोला था तो ए फॉर एक्यूट माल न्यूट्रिशन यानी कि लो वेट फॉर हाइट में एक्यूट माल न्यूट्रिशन मिलेगा। समझ गए। तो ऐसे याद कर सकते हो, एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट फॉर एज, हाइट फॉर एज और वेट फॉर हाइट में एक्यूट और क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन पे एमसीक्यूज़ आते हैं। समझ गए, ठीक। तो सबसे आखिरी चीज़ जो हमको इसमें याद रखनी है ग्रोथ एंड फिजिकल ग्रोथ में, दैट इज़ कि एज इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स भी कई होते हैं जो ग्रोथ असेसमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। एक तो होता है वेट फॉर हाइट जो कि बेस्ट है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा एमयूएसी या मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस भी हम नापते हैं। किससे नापते हैं, शाकिर स्टेप से। ये देखो ऐसा दिखता है आपका शाकिर स्टेप, ये होता है आपका शाकिर स्टेप जो कि आपके मिड अपर आर्म में ऐसा रोल किया जाता है जिससे हम नापते हैं। अब कहाँ पे करना है तो हम नापते हैं, ये देखो ये होती है आपकी स्कैपुला की एक्रोमियन प्रोसेस और नीचे हम लेते हैं अल्ना की ओलिक्रनन प्रोसेस। इन दोनों को नापते हैं और इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है वहाँ पे फिर हम शाकिर स्टेप को रोल करते हैं ऐसे,
और इसके अंदर की रीडिंग को ले लेते हैं। ठीक है, शाकिर स्टेप हम अलग से स्पॉट्स में भी पढ़ेंगे न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में। कितना होता है तो देखो, ये जो हरा वाला है ना, ये जो लाल वाला है, लाल वाला कहाँ से शुरू होता है, 11.5 से 12.5 के बीच का जो है वो येलो हिस्सा होता है। 11.5 के नीचे आ गया तो रेड में चला जाता है, 12.5 के ऊपर आ गया तो ये ग्रीन में चला जाता है। समझ गए? तो ये एटलीस्ट आपको याद रखना है कि भाई शाकिर स्टेप क्या होता है। ये रेड वाला हिस्सा जो है ये 11.5 से कम वाला है, ये येलो वाला हिस्सा जो है ये 11.5 से 12.5, और ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये 12.5 से ज़्यादा। ठीक, तो ये हम न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में भी समझेंगे। तो ये आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि भाई MUAC के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो शाकिर स्टेप। कहाँ पे शाकिर स्टेप से मेजर करते हैं, तो मिड अपर आर्म में, यहाँ पे। अब ये मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस कहाँ पे लेंगे, तो आपकी एक्रोमियन प्रोसेस और ओलिक्रानियन प्रोसेस का जो मिड पॉइंट होता है वहाँ पे हम लेंगे। ठीक है, उसके अलावा सबक्यूटेनियस फैट की थिकनेस या फिर हम कह सकते हैं स्किन फोल्ड थिकनेस नापने के लिए हम हर्पेंडिन्स कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके म्यूजियम में मिल जाएगा हर्पेंडिन्स कैलिपर। ये भी हम न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में अच्छे से समझेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कैसा दिखता है। उसके अलावा कई बॉडी रेशियोज का भी इस्तेमाल करते हैं हम, जैसे कि वेट इज टू हाइट का रेशियो हम यूज़ करते हैं। अब वेट इज टू हाइट का जब हम रेशियो यूज़ करते हैं ना, उसमें दो तरह के इंडेक्स हैं, एक है राव एंड सिंह इंडेक्स और एक है डुगडेल इंडेक्स। दोनों में ही वेट अपॉन हाइट होता है, बस फ़र्क क्या है, और दोनों में ही वेट केजी में लेते हैं और हाइट सेंटीमीटर में लेते हैं। फ़र्क ये है, राव और सिंह इंडेक्स में हाइट टू द पावर ऑफ स्क्वायर होता है, हाइट टू द पावर ऑफ 2 होता है, जबकि डुगडेल इंडेक्स में हाइट का स्क्वायर नहीं होता है, हाइट टू द पावर ऑफ 1.6 होता है। तो ये डिफरेंस है राव एंड सिंह और डुगडेल में। हमको कन्फ्यूजन होता है तो हम कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ देखो राव एंड सिंह दो नाम हैं तो हाइट टू द पावर 2, डुगडेल एक ही नाम है इसीलिए 1.6। समझ गए? तो ऐसे आप याद कर सकते हो। उसके अलावा भी रेशियोज होते हैं, दैट इज मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस इज टू हेड सर्कमफ्रेंस। इसको कार्नावटी मैक्लैरेन इंडेक्स कहते हैं। इसको कैसे याद करेंगे, M फॉर MUAC, M फॉर मैक्लैरेन। तो ऐसे याद कर सकते हो आप। हेड सर्कमफ्रेंस इज टू चेस्ट सर्कमफ्रेंस का भी रेशो होता है, जिसको कि जेल लाइफ रेशो भी कहते हैं। तो ये कुछ बॉडी रेशोज हो गए जिनके एटलीस्ट नाम पता होने चाहिए, क्योंकि MCQs में आते हैं। तो ये आपको पूरी फिजिकल ग्रोथ के बारे में हो गया कि भाई वेट इज टू एज, हाइट इज टू वेट फॉर एज, हाइट फॉर एज, वेट फॉर हाइट, और उसके बाद आपने कुछ एज इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स भी देख लिए। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे आप फिजिकल ग्रोथ देखते हो, दैट इज़ दांत आए कि नहीं, डेंटिशन। उसके अलावा बोन्स का ऑसिफिकेशन पूरा हुआ कि नहीं, ये भी आप देखते हो। उसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ गए कि नहीं आए, ये भी आप देखते हो। इनसे भी आप बता सकते हो कि भाई बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक, तो ये तो सारी चीज़ें हो गई फिजिकल ग्रोथ के लिए बच्चे की। अब बिहेवियरल डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो होते हैं वो हम मुख्यतः 4 फील्ड्स में मेजर करते हैं या एसेस करते हैं। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर में भाई बच्चा बिना सपोर्ट के कब शुरू हुआ बैठना, बिना सपोर्ट के चलना कब। फाइन मोटर में पाल्मर ग्रास्प, पिंसर ग्रास्प वगैरह। लैंग्वेज डेवलपमेंट में मोनोसिलेबस, एक एक शब्द, बाई सिलेबस, दो दो शब्द बोलना, पूरा सेंटेंस बोलना। सोशल डेवलपमेंट में हम देखते हैं सोशल स्माइल आती है कि नहीं आती है, पहचान पाता है कि नहीं, कुछ बोल पाता है अपने सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आया है, ना कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स पे, इसलिए हम पूरा इसमें कवर ना करके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो इतनी चीज़ें एटलीस्ट आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ सवाल की, तो भाई साहब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे आपको शॉर्ट नोट भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी कई बार 5 नंबर का देखने को मिला है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बात करूं वाइवा की, तो सीधा सीधा वाइवा पूछ लिया जाता है, भाई क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेम होता है कि नहीं। इनफैक्ट ना एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछता ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताओ। एग्जामिनर क्या बोलता है, क्यों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा है वाइवा के लिए,
बोलोगे हाँ, तो बोलेंगे दोनों तो एक ही चीज़ होती है ना, तुम बोलोगे हाँ। नहीं भैया, दोनों एक ही चीज़ नहीं होती हैं, एग्जामिनर के जाल में नहीं फंसना है हमको, ठीक है। ग्रोथ अलग होता है, डेवलपमेंट अलग होता है, तो ये वाइवा में आपसे पूछा जाता है। उसके बाद वाइवा के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि भाई मैक्सिमम ग्रोथ रेट कब देखने को मिलता है, तो फीटल लाइफ में, फिर उसके बाद 1 साल और प्यूबर्टी, ये भी याद रखना। उसके बाद वाइवा का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है बच्चे का, तो करीब 2.7 से 2.8, 2.8 याद कर लो, इंडिया का काफ़ी है। उसके बाद वाइवा का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कब डबल होगा, कब ट्रिपल होगा, कब 4 गुना, कब 5 गुना, ये भी वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रैक्टिकल वाइवा में सॉल्टर स्केल पे वाइवा आपको पूछ सकते हैं, सॉल्टर स्केल देखा है क्या, क्या होता है। इनफैक्ट स्पॉट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है सॉल्टर स्केल, अगर आपके म्यूजियम में रखा हुआ है तो, ठीक है। और वाइवा में पूछ लिया जाता है आखिरी क्वेश्चन कि भाई एक्यूट मिलता है कि क्रॉनिक, डायरेक्ट ऐसे पूछेगा एग्जामिनर, एक्यूट की क्रॉनिक, क्योंकि उसको पता है एक्यूट की क्रॉनिक बोलेंगे तो या तो एक्यूट बोलोगे या तो क्रॉनिक बोलोगे, और फिर तुम फंस जाओगे उसके जाल में। तो हमको उसके जाल में नहीं फंसना है, हमको बोलना है सर वेट फॉर एज में एक्यूट और क्रॉनिक दोनों ही तरह के मालन्यूट्रिशन मिल सकते हैं, दोनों में ही लो वेट फॉर एज मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम हाइट फॉर एज की बात करें तो फिर से वही वाइवा का क्वेश्चन है कि एट बर्थ कितनी होती है लेंथ, या हाइट नहीं लेंथ ही बोलना। उसके बाद डबल कितने समय में हो जाती है, ट्रिपल कितने समय में हो जाती है, ये भी वाइवा में पूछते हैं। स्टंटिंग या डवार्फिंग किस में मिलती है, तो लो हाइट फॉर एज है तब मिलती है। और फिर वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया इन्फेंटोमीटर और स्टेडियोमीटर, बोलेंगे लेंथ नापने के लिए क्या यूज़ होता है, तो इन्फेंटोमीटर, हाइट नापने के लिए स्टेडियोमीटर। और स्पॉट्स में भी रख सकते हैं अगर आपको या आपके म्यूजियम में रखा हुआ है तो, ठीक है। उसके अलावा वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसमें एक्यूट और क्रॉनिक मालन्यूट्रिशन में से किस में लो हाइट फॉर एज मिलता है, तो क्रॉनिक मालन्यूट्रिशन में लो हाइट फॉर एज मिलता है, ठीक। फिर आता है आपका वेट फॉर एज में कि एमसीक्यू क्या पूछ सकते हैं, तो वेट फॉर हाइट में एमसीक्यू एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और वाइवा के लिए है कि एक्यूट मालन्यूट्रिशन में आपको वेट फॉर हाइट मिलता है। वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस। भाई साहब आपसे पूछ लेते हैं बर्थ में कितनी होती है, क्या ज़्यादा होता है हेड सर्कमफ्रेंस की चेस्ट सर्कमफ्रेंस, कब दोनों बराबर होती हैं, और चेस्ट सर्कमफ्रेंस कब हेड सर्कमफ्रेंस को आगे जाता है। और मोल्डिंग वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए, क्योंकि आपसे सीधा पूछ लें हेड सर्कमफ्रेंस आप एट बर्थ लोगे तो पैदा होने के 1 घंटे बाद आप लोगे कि नहीं, तो आप बोलोगे नहीं सर 24 घंटे बाद लेंगे, क्योंकि हेड इज सब्जेक्टेड टू मोल्डिंग, ठीक है। उसके बाद आपको एज इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे सीधा बोल लेते हैं एज इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स के बारे में बताओ, तो आपको एटलीस्ट इनके नाम पता होने चाहिए। शाकिस स्टेप स्पॉट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वाइवा में पूछ लिया जाता है कि भाई कहाँ कैसे नापोगे, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस कहाँ पे ये आप शाकिस टेप को बांधोगे, तो कहाँ पे बांधोगे, तो शोल्डर में आप पॉइंट करोगे कि भाई एक्रोमियन प्रोसेस, और एल्बो में आप ओलिक्रन प्रोसेस, ये तो पॉइंट मार्क करोगे। फिर इनके बीच में ऐसा स्केल टाइप का रखोगे, फिर इसका जो मिड पॉइंट आ रहा होगा वहाँ पे आप शाकिस टेप को रोल करोगे, ठीक। उसके बाद हर्पेंडिन कैलिपर आपको फिर से वही स्पॉट के लिए भी और वाइवा के लिए भी, प्रैक्टिकल वाइवा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है हर्पेंडिन कैलिपर, ये हम न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में भी देखेंगे, ठीक। तो इतनी चीज़ें तो एटलीस्ट आपको वाइवा के लिए पता होनी चाहिए। जो माइलस्टोन्स हैं इस पे अलग से वाइवा में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, ठीक। अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज़ की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट हमारे नोट्स और स्लाइड्स में मिलते हैं वो सभी अलग अलग पीजी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज़ हैं। तो एमसीक्यू इस पे वेट फॉर एज पे हर लाइन पे एमसीक्यू है। एट बर्थ कितना होता है, इंडिया में कितना होता है, ये एक अजीब सा क्वेश्चन मिला था, साउथ इंडिया में बर्थ वेट कितना है। आप देखो तो ट्वाइस कब होता है, थ्राइस कब होता है, 4 टाइम्स कब होता है, सब पे एमसीक्यू मिले हुए हैं। और भाई साहब इस पे तो क्वेश्चन आना ही है कि भाई लो वेट फॉर एज किस में देखने को मिलता है, तो भैया एक्यूट और क्रॉनिक मालन्यूट्रिशन दोनों में ही लो वेट फॉर एज देखने को मिल सकता है। हाइट फॉर एज की बात करें तो इस पर भी हमको एमसीक्यू वही कि हाइट गेन
ट्वाइस कब होगी और थ्राइस कब होगी, इस पे सवाल है। और ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि भाई लो हाइट फॉर एज किस में देखने मिलेगा, तो क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन में। कुछ एमसीक्यू अलग से मेरे को मिले थे, दैट इज बेस्ट पैरामीटर क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन को नापने के लिए कौन सा होता है, तो हाइट फॉर एज। उसके अलावा लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल असेसमेंट करने के लिए बेस्ट इंडिकेटर कौन सा होता है, तो हाइट फॉर एज। ये भी मुझे एमसीक्यू मिल चुका है। उसके बाद अगर हम वेट फॉर हाइट की बात करें तो फिर वही कि भैया लो वेट फॉर हाइट एक्यूट में मिलेगा कि क्रॉनिक में, तो एक्यूट में मिलेगा। हेड सर्कम्फ्रेंस एट बर्थ कितना होता है, तो 34 सेंटीमीटर। ये क्यों पूछते हैं, क्योंकि चेस्ट सर्कम्फ्रेंस से ज़्यादा होता है, 32 से ज़्यादा। एक साल में हेड और चेस्ट सर्कम्फ्रेंस सेम होते हैं, ये भी एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो ये तो हो गया आपका ग्रोथ रेट्स के बारे में। उसके बाद एज इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स कौन से होते हैं, इस पे कई बार एमसीक्यू आया हुआ है। और बेस्ट कौन सा होता है, इस पे भी आपको एमसीक्यू आया हुआ है। ठीक, तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।